कौन कौन रहते हैं अभी? गाँव में तो मैं, मेरी मम्मी है और मेरी दादी। तो 3 लोग रहते हैं गाँव में। और ये देखो प्रॉपर गाँव में खेती बाड़ी सब कुछ करते हैं। और गाय भैंस भी पाल रखी है कुछ? हाँ, भैंस है हमारी। कितनी? एक भैंस है और उसका एक वो। तो एक भैंस और एक उसका मतलब छोरी या जो भी है, 2 भैंसें भी पाल रखी हैं। हुँ, और घास घास काटने में आती है, ये है हाँ, टॉपर हमारे इलाके की। हुँ, तो थैंक यू, इतना आपने समय दिया हमारे लिए, बहुत है। हाँ। और मैं कोई? एट द एंड बस कुछ वो बोले जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि लाइफ में बस ये है, मैं ये बोलूँगी कि देखिए, एक तो मेरा भी जैसे मैंने फिज़िक्स में बहुत मेहनत करी थी, लेकिन क्या हुआ उसमें मेरे मार्क्स कट गए। अब कट गए तो उसके बारे में मुझे वो नहीं है कि मैंने मेहनत तो पूरी करी थी और पढ़ा भी था, तो नॉलेज तो अपने पास होना चाहिए। और ये मैं नहीं बोलूँगी, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। और इसी में मैं सिर्फ 2 पंक्तियाँ बोलूँगी बहुत, जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है हरिवंश राय बच्चन जी की, वो है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, जो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। तो बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इसीलिए मैं बोलूँगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए, पिछड़ी हुई बातों को भूलिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। बिल्कुल। नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूँ दान सिंह रौतेला, यूके उत्तराखंड देवभूमि से। तो आज मैं जा रहा हूँ निकिता मिश्रा के पास, जिसने ऑल ओवर उत्तराखंड में 12th की क्लास से 12th में यानी कि 21वीं रैंक हासिल कर रखी है और 93% लाई है टोटल। तो आज निकिता से मिलाते हैं आप लोगों को और निकिता से पूछते हैं कि उसने किस प्रकार की तैयारी की थी, क्या क्या उसमें बेसिक तैयारी की, कैसे तैयारी की, कौन उसके आदर्श हैं, क्या आदर्श हैं, घर का काम कैसे करती है, क्या नहीं करती, कुछ इस प्रकार में क्वेश्चन रहेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको आज निकिता के साथ इंटरव्यू। अक्षिता मिश्रा, कितने नंबर आए थे अभी भी 12th में आपके? 93% आई थी। तो 93%। और ना ये 93% हमारे इलाके में मतलब पूरा जितना भी है 25-30 किलोमीटर का रेंज है हमारी। इस दोरहाट तहसील में शायद किसी के नहीं आए होंगे आज तक, कोई मुझे याद तो है नहीं। और लेकिन हमारे जो यहाँ पे स्कूल है राजकीय इंटर कॉलेज उत्तम सानी, उसमें से मतलब आज तक जितने में पढ़ा 93% लाने वाली ये पहली बालिका है। तो कहाँ से स्टार्टिंग की थी पढ़ने की इस बार? पढ़ने के स्टार्टिंग तो सबसे पहले सिलेबस चेक करना होता है। अच्छा। जैसे कि मेरे पास पीसीएम था हम्म, और हिंदी इंग्लिश था, लैंग्वेज था। तो पहले तो सबसे पहले सिलेबस चेक करना है कि कहाँ पे क्या है, आपको अच्छे से सिलेबस को देखना है, उसको एनालाइज करना है। उसके बाद हम देखो एडवाइज़र भी ले सकते हैं। अगर आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री में ऐसा लगता है कि आपको एडवाइज़र लेनी चाहिए, कोई बुक लेनी चाहिए, तो बुक ले सकते हैं। वरना एनसीईआरटी को, मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो किया था। एनसीईआरटी को मैंने पढ़ा था और उससे मेरा हो गया था। और बस मैं ये बोलूँगी, पुरानी कोई बुक पढ़ी थी? पुरानी मैंने कोई नहीं, मैंने एनसीईआरटी फॉलो करी थी। और फिज़िक्स के लिए मैंने बहुत सी मतलब रिफ्रेशर्स भी यूज़ करी थी। मैंने सर लोगों से भी पूछा था और मैंने इंटरनेट पे भी पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने रेफर करी थी, तो वो मैं बोलूँगी। और दूसरा क्वेश्चन, बेसिक जब तुमने स्टार्टिंग कहाँ से वो पढ़ा, मतलब जब बेसिक जो है मतलब प्राइमरी, उसके बाद हाई स्कूल? अच्छा, मैंने प्राइमरी कहाँ से करा? हाँ। वो मैंने यहीं से करा, जीपीएस हमारा डंगर खोला नीचे। और अभी तो मैं राजकीय इंटर कॉलेज उत्तम से मैंने, मतलब यहीं की पढ़ी हो स्टार्टिंग से? हाँ मैंने गाँव से पढ़ा तो है। ये देखिए गांव से पढ़ी है, इनका जो इनकी खूबसूरती है, स्मार्टनेस है, इस पर मत जाना। ये गांव से पढ़ी है, बेसिक इनके मिट्टी से लगा हुआ है। कभी खेती बाड़ी भी काम करती हो? हाँ करा है, ये जो असोज असोज का महीना होता है सभी काम करते हैं इसमें तो। तो खेती बाड़ी का काम करते हो प्रॉपर, और घर का खाना बना लेती हो? हाँ सब कर तो लेते घर का काम भी कर लेती हो। तो आगे की तैयारी क्या है? और बच्चों को जो है ना, जो अभी नई पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, हैं। हाँ उनको क्या दोगे कि क्या करना चाहिए पर? देखो, अभी जैसे हमने तो क्या किया था, हमने 10th का बोर्ड तो हमारा हुआ नहीं था कोविड की वजह से, तो हाँ। डायरेक्ट हमारा 12th आया था। हाँ। तो हमें थोड़ा सा एक प्रेशर भी था कि 10th में नहीं दिया है और सीधे फिर हमने साइंस लिया था, तो थोड़ा टेंशन था कि कैसे हम करेंगे 12th में। बट फिर क्या होता है, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देनी है ना, तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, आप में हार्ड वर्क भी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो पढ़ना है, लेकिन आपको क्या करना है, समझ के पढ़ना है और मज़े में पढ़ना है, इंजॉयमेंट में पढ़ना है, सिर्फ प्रेशर लेके नहीं पढ़ना।
और दूसरा है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन एट द एंड अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम में आप उतार नहीं पाएंगे उसको। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको एग्ज़ाम में उतारना है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस के लिए मैं बोलूँगी कि जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आपको हेल्प मिलेगी। परसेंटेज आए थे अभी? मैथ्स में मेरे 92 मार्क्स आए थे और फिजिक्स में? फिजिक्स में मेरा 82 आया था, उसमें मेरा सबसे कम रहा है। तो ये फिजिक्स कमज़ोर क्यों हो गया? फिजिक्स मेरा वीक रहने का मतलब मैंने पूरी प्रैक्टिस करी थी फिजिक्स में, बट उसमें एग्ज़ाम इस बार पैटर्न बहुत अलग आ गया था। जो सैम्पल पेपर था उससे भी डिफरेंट था थोड़ा, तो उस वजह से भी मैं बोलूँगी कि हाँ थोड़ा कम हो गया होगा। बट हाँ, क्या पता मैंने कुछ मिस्टेक करी हो, वो आप मत कीजिएगा। और किसी में से 100 आए पूरे? 100 नहीं आए, मेरे इंग्लिश में 99 आए हैं। तो 100 में से 99 इंग्लिश में आए। तो या अक्षिता आगे का क्या है अब इसने DU का जो है टेस्ट देखा, जो DU में ना एडमिशन का टेस्ट होता है, शायद वही होता है ना एडमिशन का। तो एडमिशन के लिए इन्हें DU में टेस्ट देके आ रखी थी। इससे पहले जो है एग्जाम के बाद तुरंत बाद दिल्ली चली गई थी। तो अभी दिल्ली से कितने दिन पहले आई आप? मैं आई थी मंडे के दिन। तो मंडे के दिन तो टेस्ट वहाँ सही गया? हाँ, टेस्ट तो मेरा ठीक है। बढ़िया, बिंदास। तो आगे क्या है वहाँ DU से BSc? हाँ, BSc करने का मेरा प्लान है। BSc कंप्यूटर साइंस से करूँगी। अच्छा, किससे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से BSc। तो आगे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है? नहीं, BSc से मतलब अभी तो मैंने यही सोचा है। अभी फिर होता है ना कि वो कहते भी हैं कि आप अपने रास्ते पे चलते जाओ, आपको मंजिल दिख जाएगी। तो मैं भी वही अपने रास्ते पे चल रही हूँ ऑब्वियसली। मतलब कंप्यूटर साइंस से ले रही हो आप, हाँ, तो उससे कुछ टारगेट तो होगा कि आगे वो चीज़ अचीव करना है। तो मैं अभी कंप्यूटर साइंस से कर रही हूँ, तो कंप्यूटर साइंस से आगे अभी जॉब ऑप्शंस मुझे मिलेंगी। जैसे मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखूंगी, हाँ, तो मेरा जनरली जॉब वगैरह करने का ही प्लान है। तो श्रेय किसको दोगे जो मतलब सफलता आपको मिली अभी? एक सफलता ही है 93% आना। हाँ, तो सफलता का श्रेय सबसे पहले तो देखिए भगवान का आशीर्वाद होता है और मम्मी पापा का आशीर्वाद होता है। मम्मी मेरी बहुत, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा। घर पे वो थी तो एक अच्छा गाइडेंस दिया, मुझे बोला कि तुम कर सकते हो। और मेरे टीचर्स को मैं बहुत बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा क्लासरूम में बोला, अक्षिता तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा करोगे, हमें विश्वास है तुम पे। तो मैं अपने टीचर्स को थैंक यू बोलूँगी। अपने पेरेंट्स के तो, मम्मी पापा का तो हम कभी वो पूरा कर ही नहीं सकते उनका कर्ज, और भगवान का आशीर्वाद सबसे ये संभव हो पाया है। दिल्ली को कब जाना है वापसी? दिल्ली अभी जाऊँगी रिजल्ट आने के बाद 10 अभी चली जाऊँगी 10 दिन में दिल्ली जाओगी। तो यहाँ स्कूल से TC कटवा ली सारी? हाँ, TC लेंगे। अच्छा, चलो ठीक है, जो क्वेश्चन याद आएंगे फिर। ये छोटा सा मकान है अक्षिता मिश्रा का। देखिए इस छोटे से मकान में इसका एक स्टडी रूम भी होगा। स्टडी रूम उधर भी है। हाँ, तो ये देखिए ये है अक्षिता का। तो अभी अक्षिता की ना दादी की तबीयत भी ख़राब है थोड़ा, तो ये 2 रूम है। तो ऐसे पुराने ज़माने के मकानों में ना ये अक्षिता ने जो है 93% लाई थी। तो ऐसी गांव के लोग जब मैं यहाँ आया तो ये लोग सोच रहे हैं क्या वीडियो बना रहे हैं क्या ऐसी। तो लोग सोचते हैं कि ये फालतू का अपना टाइम वो कर रहा है। तो हाँ, अक्षिता दादी को क्या हो गया अक्षिता? उनकी तबीयत खराब है मेरे मतलब पिछले साल से ही, लास्ट ईयर से। तो पिछले साल जो तबीयत ख़राब है। तो ये है। टाइमिंग क्या थी पढ़ने का? जो टाइमिंग था सुबह शाम, जैसे हम तो रात को 1 बजे तक पढ़ते थे उस टाइम, किताबें बहुत मोटी होती थी। तो हमारे क्या कैसा टाइमिंग? मेरा पढ़ने का ऐसा था कि जैसे अभी हमारा जो 1 बजे वाला स्कूल है, 1 बजे छुट्टी हो जाती है हमारी। हाँ, तो उससे पहले मैं घर आके थोड़ा रेस्ट करती थी, फिर मैं 3 बजे से अपनी शॉर्ट लगाती थी। 3 बजे से मैं करती थी, फिर जैसे बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, वो करते रहो। तो रात को मैं बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं पढ़ती थी, बट 12 या 11:30 इतने बजे करती थी। और फिर मैं सुबह उठ जाती थी 5 बजे तक, और फिर मैं 5 बजे थोड़ा करती थी, फिर उसके बाद स्कूल चली जाती थी। रात को 11:30-12 बजे तक पढ़ती थी और सुबह जो है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठ के करती थी 1 घंटा सुबह फिर तैयार। मतलब जैसे मेरा ये रहता था कि अगर मैं रात को 10 बजे सो गई हूँ तो उस दिन मैं सुबह अपना 1 घंटा एक्सपेंड कर दूंगी उठने के लिए। हाँ, और अगर मैं रात को थोड़ा लेट सोती हूँ तो मैं सुबह थोड़ा कट कर दूंगी। मतलब 6 आवर्स की जो स्लीप होती है वो हमें लेनी चाहिए, और क्योंकि आपको बहुत टाइम तक पढ़ना पड़ेगा तो वो लेनी चाहिए। तो उठने के लिए कुछ अलार्म था? हाँ, अलार्म तो रखना ही पड़ता है, और फिर धीरे धीरे तो आदत भी जाती है। तो टाइमिंग हर कोई विषय को टाइमिंग देता है, हर कोई सब्जेक्ट के इसको 1 घंटा पढ़ना है, इसको आधा पढ़ना है। जैसे सब्जेक्ट मैं ना टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं करती थी। अच्छा, जैसे सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे केमिस्ट्री में मुझे जो अगर मेरे पास जो चैप्टर है वो इजी है, मेरे को इजी लगता है, तो मैं उसको 1-1.5 घंटे में कर लूँगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो चैप्टर उसकी लेंथ ज़्यादा है और वो मेरे को कम समझ आ रहा है तो उसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगी।
उसी तरीके से फिजिक्स की बात है, तो अगर मेरे को लग रहा है कि चैप्टर मेरे को जल्दी समझ आ रहा है तो उतना जल्दी, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं अभी और टाइम मांगता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम, ऐसे करके मैं करती थी। तो सबसे ज़्यादा टाइम किसको दिया, मैथ को? जैसे मैथ्स तो मैं सबसे ज़्यादा ही करती थी। अच्छा। हाँ, वो मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगता था, तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा करती थी। हम्म, और फिर फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं काफ़ी करती थी। हम्म, और फिर लैंग्वेज के सब्जेक्ट में मैं ये बोलूँगी कि लैंग्वेज के सब्जेक्ट में डेली नहीं करती थी, लेकिन मेरे पास ये था कि एक वीक में मैं 3 दिन लैंग्वेज का सब्जेक्ट करूँगी। अच्छा। जैसे या फिर मैंने मंडे कर लिया, तो हम्म, मैंने ट्यूसडे छोड़ के फिर मैंने वेडनेसडे को कर लिया। तो मैं एक-एक दिन छोड़ के लैंग्वेज करती थी। और लैंग्वेज में मैं ये फ़ोकस करती थी कि मेरे को स्टोरी याद हो और मेरे को समरी उसकी अच्छे से याद होनी चाहिए, और वो हम क्लासरूम में सुन भी सकते हैं और घर आके सिर्फ उसी चीज़ को रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से मेरा लैंग्वेज में मैंने करा था। और उसकी अगर बात करूँ, तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ, ये ऐसे करके हाँ हाँ। मैं ऐसा करती हूँ, हर सब्जेक्ट का बता देती हूँ। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करूँ, तो उसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक हम्म, होता है हमारा फिजिकल, एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक। हम्म, तो मेरे को जो लगता था फिजिकल, मेरे को काफ़ी पसंद था शुरू से, और हम्म, शुरू के 5 चैप्टर जो होते हैं हमारे फिजिकल के अंदर आते हैं, हाँ, 5-6 चैप्टर। तो फिजिकल में मैं क्या करती थी, मैंने क्या करा था, मेरे को फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला क्या होता है, हम धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जब हम सेकंड चैप्टर पे आएंगे, थर्ड पे आएंगे, तो भूलना स्टार्ट हो जाता है। हम्म, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, मैंने क्या करा था, एक A4 शीट ली थी, A4 हम्म, पेपर लिया था मैंने, और उस पर मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख दिए थे। और जब भी मेरे को टाइम मिलता था, जैसे कभी भी मेरे को टाइम मिल रहा है स्कूल जाते जाते भी रास्ते में, तो मैं फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला रिवाइज कर लेती थी, जिससे कि मेरे दिमाग में फॉर्मूला हमेशा रहे फिजिकल के लिए। हम्म, और फिजिकल पे मैं क्या करती थी, अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस करती थी, और उसमें डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इतने ज़्यादा लॉ हैं आपके पास, हेनरी का आएगा, राउल्ट का आएगा, तो आपको वो याद रखने हैं। तो आप एक ऐसा कर सकते हो, A4 शीट पे आप सारे नियम लिख सकते हो, सारे के सारे नियम लिख दो, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मैंने तो कहीं कहीं पे पेस्ट भी करा था अपने घर पे, हम्म, तो वो पेस्ट भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो जिससे आपकी मेमोरी, आपको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाए, आपको हमेशा के लिए वो याद रह जाए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और उसमें क्या है, फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। उसमें क्योंकि न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारा, तो वो जो अंकिंग प्रश्न है उनको आपको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने आप प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको उसका पूरा याद हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे को करना था, ये वाला। और दूसरा मैं बोलूँगी इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मेरे को थोड़ा टफ लगता था, क्योंकि उसमें रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती है, रिएक्शन याद करना थोड़ा टफ हो जाता था। बिल्कुल। तो उसमें मैंने एक चीज़ करी थी कि मैंने एक रिएक्शन सीट बनाई थी अपने पास, इतनी मोटी मेरी एक रिएक्शन सीट बनी थी। उसमें मैंने सारी रिएक्शन लिखी थी, पी ब्लॉक की हो, डी ब्लॉक की हो। और मेरे को जब टाइम मिलता था, मतलब अगर मेरा मन कुछ करने का नहीं कर रहा, तो मैंने वो रिएक्शन याद कर ली। तो मैं इस तरीके से करती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी तो उसमें सब सिंपल होता है। और उसमें क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसकी मैंने एक पेपर में अलग से बनाया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को कहाँ से मिलेंगे, तो मैंने उसका भी एक अलग बनाया था अपने पास। और अब आती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए फोकस इसी पे करना है बहुत ज़्यादा। मैंने नवंबर दिसंबर का पूरा महीने, 2 महीने ऑर्गेनिक लगाई थी जम के। बहुत ज़्यादा मैंने ऑर्गेनिक करी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों हो गए थे। तो नवंबर दिसंबर में मैंने ऑर्गेनिक इतनी करी, फिर जनवरी फरवरी में मैंने दोनों चीज़ें रिवाइज कर ली थी, सारी चीज़ें रिवाइज कर ली, तीनों की तीनों। तो ऑर्गेनिक के लिए भी क्या करना है, उसके लिए भी मैंने एक चीज़ करी थी, मैंने रिएक्शन मैप बनाए थे। जैसे कि आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन है, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन में आप क्या कर सकते हो, उसके प्रिपरेशन की और उसकी जो रिएक्शन है, सारी की सारी रिएक्शन आपको एक पेज में लिखनी है। और आपको देखना है कि क्या, फिर आप वो उसको डेली आप कहीं पे पेस्ट कर दो, कहीं पे रख दो, जिससे कि वो आपको हमेशा आपकी मेमोरी में रहे। तो ऐसा मैंने किया था केमिस्ट्री में। और इसमें केमिस्ट्री बहुत, मैं बोलूँगी कि थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, तो उसको आप जितना रिवाइज करोगे, आपको उतना ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। केमिस्ट्री तो वैसे ईजी होती है ना लोगों को, केमिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा रिवाइज करनी पड़ेगी। रिवाइव करनी पड़ती है, थोड़ा ईजी होता है और सब्जेक्ट के। हाँ। फिर अब दूसरा अगर हम बोले, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के लिए मैंने क्या करा था, मेरे पे क्योंकि मैंने पूछा भी था इधर उधर, मुझे बुक नहीं मिली थी कहीं भी नूतन की, तो फिर मैंने उसका एक PDF डाउनलोड करा था। मुझे इंटरनेट से, मैंने कहीं से ढूंढा था, मुझे उसका PDF मिला था। तो मैंने उसके PDF से नोट्स बनाए थे। और उसके नोट्स बनाए थे मैंने, जितना मेरे को लग रहा था, मेरे को जिस लैंग्वेज में समझ आता था, मैंने उस लैंग्वेज में उसके नोट्स बनाए थे। और फिर आप रिफ्रेशर्स ले सकते हो उसके लिए। और फिजिक्स में भी एक चीज़ बोलूँगी कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ थ्योरेटिकल पे प्रैक्टिस नहीं करनी, न्यूमेरिकल भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं तो बोलूँगी फिजिक्स में नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको अपने, और अपने नोट्स से आप फिजिक्स में करिएगा तो आपका अच्छे से हो जाएगा फिजिक्स। थैंक यू। और कुछ? मैथ्स इंग्लिश, का बताऊँ? मैथ का तो पूरा मैथ्स की प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस में हो जाता पूरा। हाँ। तो ये रहा। इंग्लिश में कैसा रहा? इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आपका एक राइटिंग पोर्शन होता है, एक होता है लिटरेचर वाला। हाँ। तो लिटरेचर वाला तो आपका है कि आपको क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, तो आपको वो सुनना है। हम्म, आप उसको सुन के वो कर सकते हो।
जो आपका राइटिंग पोर्शन है, उस राइटिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे इंग्लिश में क्या आते हैं, एस्से आते हैं, और हमारा मतलब आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए आते हैं, आपका नोटिस वगैरह लिखने के लिए आता है। तो इस सब की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आर्टिकल की मैं बात करूँ, तो आर्टिकल को अपना अच्छा बनाने के लिए मैंने एक चीज़ करी थी, मैंने बहुत सारी कोटेशंस याद कर रही थी। जैसे स्वामी विवेकानंद का कोट हो गया, महात्मा गांधी जी का कोट हो गया, किसी का भी कोट है तो मैंने वो कोट याद करा था। और जब मेरे को एग्जाम में मिला था तो मैंने वो कोटेशंस यूज़ करे थे और स्लोगन्स यूज़ करे थे। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपके मार्क्स बहुत कम कटेंगे उसमें। और उसमें भी एक चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे अनसीन पैसेज है तो वो सीधे आपको एग्जाम में जाके नहीं करना। मतलब जैसे आप एग्जाम सेंटर पे गए, आप उसी दिन सीधे अनसीन पैसेज कर लो। एग्जाम से 15 डेज पहले से आपको एक एक पैसेज रोज लगाना चाहिए, क्योंकि तब जाके आप वहाँ पे रीडिंग कर पाओगे बहुत अच्छे से उसकी। और दूसरा है नोट मेकिंग, तो बहुत सिंपल सा होता है। एडवर्टाइजमेंट और ये सब के आपको फॉर्मेट याद करने होते हैं, इसीलिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे एडवर्टाइजमेंट की, उतना आपको वो इजीली आपको समझ में आएगा। और रिपोर्ट भी आपको उसका फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, तो फॉर्मेट के लिए भी आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपका फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठे। और इतना ही बोलूँगी। और बाकी लिटरेचर को आप जितना आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको उतना समझ आएगा। ये शाम के अभी बज चुके हैं 6:30, और यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे अभी निकिता की मम्मी ना घास लेके आ रही है, और घास लेके आई है थोड़ी देर जस्ट पहले, तो ये बैठी हैं। तो निकिता परसेंटेज पे खुश था बिल्कुल। अक्षिता, हाँ। तो कोई नाराजगी कुछ ना कोई नहीं, और बहुत बढ़िया लगा माहौल। बहुत बढ़िया, और तुमको लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें इलाके में तो मतलब नाम कमरो अक्षिताल। धन्यवाद। और कि कर्ण चाचा ना कुछ नहीं घटा, तुम बढ़िया हो। कदू मेहनत करिए नीली जी, हम के मेहनत करी, मेहनत ने खुद करी। तुम थोड़ा बहुत एफर्ट आप सहयोग दिन हॉल हाँ, थोड़ा बहुत सहयोग दे। पढ़ जो हम फर्ज थी वो हम करो। कसर बोलो पढ़ करें। पढ़ मैं नहीं पढ़। अच्छा, मतलब तो आप ही पढ़ती। अच्छा, हाँ। कोई दबाव नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब तुमने फ्री हैंड छोड़ा उसको कि भाई अपने हिसाब से मेहनत करने। हाँ, अपने हिसाब से मेहनत की, अपने हिसाब से पढ़ो। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं इसके उज्जवल भविष्य के लिए भी, और आपके लिए भी शुभकामनाएं। तो करते हूँ अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए और अपने बच्चों को इस प्रकार की ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि आपके बच्चे मोटिवेट हो। और ये इलाका कहाँ भी देखे कितना दुर्गम इलाका है, ये जंगल है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोचिंग नहीं। फिर भी उस दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में निकिता ने 93% लाई है 12th में, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ। कोई नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 93% नंबर लाई है, ये आप देख ही रहे हो। तो आपसे अनुरोध है कि शेयर ज़रूर कीजिएगा, बच्चे को ज़रूर दिखाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा अपना आशीर्वाद दीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पहला प्रणाम, नमस्कार।